एक गांव में सवर्णी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। सवर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया था। प्रतिभा ने खुद से कहा, ये क्या कर दिया मैंने। ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी। क्या करूं, क्या करूं। प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। सुनैना ने कहा, ठीक है दीदी, अभी ले आई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहां पहुंच गई। प्रतिभा ने कहा, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही तो इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना। कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम, कितना नुकसान कर दिया। सवर्णी ने कहा, ये क्या कर दिया तूने। जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। सुनैना बोलती है, माँ जी ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। प्रतिभा बोलती है, तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है। सुनैना ने कहा, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ प्रतिभा रोने की एक्टिंग करने लगी। मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। सुनैना ने कहा, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रतिभा ने कहा, चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। सवर्णी बोली, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना, जब तक घर का सारा काम खत्म ना हो जाए, समझी। उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना। प्रतिभा बोली, जंगल चली जाइए उस समय से, समझ गई। सुनैना ने कहा, लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी, इतनी जल्दी ये सब काम कैसे करूंगी। प्रतिभा ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई। सवर्णी बोली, प्रतिभा ने क्या कहा समझ नहीं आया। सुनैना, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहां से चली जाती है। सवर्णी बोली, भगवान करे जंगल से वापस ही न आए। मैं अपने बेटे को किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपये भी ले लूंगी। ये सब सुनैना ने सुन लिया। प्रतिभा बोली, माँ जी मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। सवर्णी बोली, ठीक है, जाओ अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। प्रतिभा, जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिभा वहां से चली गई। सवर्णी बोली, अब बस इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर कर खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगी। सुनैना सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं ये सब बहुत ज़्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगी। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छांव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। सुनैना, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूँ अपना। अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं, ऐसा करती हूँ खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर रात का खाना भी तो बनाना है। सुनैना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक बकरी आकर उसके सामने बैठ जाती है। सुनैना, तुझे भी भूख लगी है, आ जा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती है। इस बार वो एक रोटी और देती है और इस बार बकरी चली जाती है। सुनैना, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। सुनैना, माँ जी आप इस जंगल में। बूढ़ी औरत,
मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुंचा देता है इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी, सुनैना को उस पर दया आ गई। सुनैना, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती है, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तो बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सुनैना, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम स्वर्णी देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने ज़रूर आना। बूढ़ी औरत, ज़रूर बेटा, कभी मौका मिले तो ज़रूर आऊँगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। सुनैना, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। सुनैना, जी अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है, उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी, सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। प्रतिभा, माँ जी ये क्या था, ये कैसी आवाजें थी? स्वर्णी, रुक मैं देखती हूँ। स्वर्णी, सुनैना जा तू देख क्या है वहाँ। सुनैना, माँ जी मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी, जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। सुनैना, माँ जी यहाँ कुछ भी नहीं है। स्वर्णी, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी भयंकर आवाज़ भला किसकी हो सकती है? प्रतिभा, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा, मैं कहती थी ना वहाँ जालियाँ लगा दो। स्वर्णी, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन। स्वर्णी, सुनैना सुन, वो कपड़े रखे हैं धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी हैं, और हाँ पर्दे भी, समझ गई? सुनैना, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। शारदा, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? स्वर्णी, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। स्वर्णी, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। स्वर्णी जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बोली, शारदा, सुनैना तो दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से, जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। सुनैना, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती, मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। शारदा, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। सुनैना, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। शारदा, तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए, तू परेशान मत होना। हाँ सुनैना, ये सब मेरा परिवार है, और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। स्वर्णी, ले शारदा अपना शहद। शारदा, धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और चली गई। सुनैना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई, रात के समय। स्वर्णी, अरे ओ सुनैना, खाना बना या नहीं? सुनैना, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। स्वर्णी, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। सुनैना, अभी रखती हूँ माँ जी। स्वर्ण खाना खाते ही, छी छी, तू कैसा खाना बनाती है तू, ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। सुनैना, माँ जी आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जान पूछ के बाकी रोटी और सब्जी छुपा दी। स्वर्णी, और रोटी ला।
सुनैना, माँ जी रोटियां खत्म हो गई हैं स्वर्णी। इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। चिन्ह दुर्बल हो गया है। जा बर्तन ले जा। स्वर्णी ने प्रतिभा को वो खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहां आकर बैठ गई। प्रतिभा, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया। किसी ने सुनैना को खाना खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी। सब बाहर आ गए। प्रतिभा, माँ जी फिर से यही आवाज? स्वर्णी, ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। प्रतिभा, माँ जी इस सुनैना को वहां भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। स्वर्णी, अगर वहां कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। स्वर्णी, सुनैना जाके देख कौन है वहां। सुनैना, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी, जाती है या मारूं? सुनैना जैसे ही कमरे में गई प्रतिभा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनैना, माँ जी दरवाज़ा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी? मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी, ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगी। सुनैना, माँ जी यहाँ सांप है। सांप सांप। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद आई। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। सुनैना, हे पितृ, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊं। अचानक वहां पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सुनैना को बूढ़ी अम्मा की बात याद आ गई। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। सुनैना, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। प्रतिभा, माँ जी चलिए, लगता है मर गई। जानवरों उसे अभी तक तो खा भी चुके होंगे। कल इस कमरे को खोलेंगे। स्वर्णी, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई। स्वर्णी, क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? स्वर्णी जैसे ही कमरे में आई उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। स्वर्णी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा, माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिता सकेगी। प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है। प्रतिभा, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहां प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत, ये सब केवल सुनैना का है। इस खजाने में से किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। प्रतिभा ने वो हार फेंक दिया। सुनैना, अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत, नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। सुनैना, अम्मा, आप आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत, ठीक है। दोनों बच जाती है। सुनैना ने कहा, माँ जी आप ठीक तो हो ना? सुनैना, प्रतिभा दीदी आप ठीक तो हो ना? सुनैना, अम्मा मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत, ये सब तेरा है सुनैना। सुनैना, अम्मा ये सब मेरा कैसे हुआ, मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत, बेटा ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सांप था जो भेष बदल कर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो या नहीं। बेटी तू बहुत भोली है, सब याद रखना। ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है, ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं। इसलिए सुनैना, तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। सुनैना, माँ जी ये सब आपका है,
इसका जो कुछ भी करना हो वो आपकी मर्जी से ही होगा। स्वर्णी, बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया तो चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है क्यों? सुनैना, सुनैना, माँ जी मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रतिभा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नज़रों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। स्वर्णी ने कहा, सुनैना, इसके हकदार सिर्फ तुम हो। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है तो इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझकर वही कर जो सही है। स्वर्णी ने कहा, जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सुनैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।